बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो बना रहे हैं रिगार्डिंग ISO 9001 2015। ISO 9001 2015 में डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें बनाने चाहिए फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ ISO 9001 2015। 2015 इसका नया वर्जन है, इससे पहले वर्जन 2008 था, राइट। अच्छा, ये जो है, अच्छा आपको वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले देखिए, हमें पता होना चाहिए कि आईएसओ स्टैंडर्ड्स, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो किस स्टैंडर्ड पे बेस करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ये बेसिकली एक टेक्निक्स है जो कि डेमिंग साइकिल कहलाता है, प्लान डू चेक एंड एक्ट। कोई भी स्टैंडर्ड हो वो इसी फिलॉसफी पे बेस करता है, प्लान डू चेक एंड एक्ट। ये डेमिंग साइकिल कहलाता है बेसिकली, ठीक है। कि हमने कोई भी चीज प्लान करनी है पहले, फिर एक्ट करना है, ठीक है ना। यानी डू, हमने एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइज करनी है, हमने जो है एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद हमने इसकी इंस्पेक्शंस करनी है, चेकिंग करनी है, आफ्टरवर्ड्स हमने इसे एक्ट करना है। मींस इसकी चेकिंग हो गई, इंस्पेक्शंस हो गई, अब जो गैप्स आए हैं उनको हम रेक्टिफाई करें और एक्शन लें उसके अगेंस्ट, ठीक है। ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। फिर हम प्लान करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, फिर चेक करेंगे और फिर एक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कहलाती है। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली ऐसे ही मूव करता रहता है, ठीक है। हमने चीजें एग्जीक्यूट की, फिर उसके अंदर गैप्स आए, हमने चेकिंग की, कुछ गैप्स आए, फिर हमने उसको रेक्टिफाई किया, फिर प्लान किया, फिर दोबारा एग्जीक्यूट किया, ठीक है। इस तरह से ये डेमिंग साइकिल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ISO 9001 स्टैंडर्ड जो है बेसिकली ये प्योरली कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बेस करता है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और ये बात करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। ये हमेशा कस्टमर और जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी की बात करता है, उसकी क्वालिटी या उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके ऊपर फोकस करता है, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट। कि कस्टमर, आपकी जो कस्टमर है उसकी डिमांड क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए आपको अपनी प्रोडक्ट जो है लॉन्च करनी है, ताकि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। अच्छा, ISO 9001 के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्लॉज वाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले हमने सपोर्ट एंड ऑपरेशंस चाहिए, जो कि क्लॉज नंबर 7 और 8 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमने जो है इसको एक्ट किया यहाँ पे, फिर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, हमने जो चेकिंग की बात की थी, जब हमने एग्जीक्यूट कर दी अपनी एक्टिविटीज, सपोर्ट एंड ऑपरेशन लॉन्च करके हमने जो एक्टिविटीज हैं वो एग्जीक्यूट की, उसके बाद हमने इसकी परफॉर्मेंस इवोल्यूशन की, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के बाद हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, जो भी गैप्स इसके अंदर आए हैं उसको हम इम्प्रूव करने के लिए एक्शन लेंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक है। प्लानिंग को फिर हम दोबारा ऑपरेशंस में डालेंगे अपने, ऑपरेशंस जो है फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके बाद फिर दोबारा उसकी इवोल्यूएशन होगी। और ये सारी चीजें कौन कर रहा है, हमारी लीडरशिप कर रही है, ठीक है। हमारी जो टॉप मैनेजमेंट बैठी हुई है वो कर रही है ये सारी चीजें। ये बेसिकली पूरा साइकिल है इसका। ये आपको क्लॉज नंबर भी नजर आ रहे हैं, 7-8 नंबर जो क्लॉज है वो हमारे पास सपोर्ट एंड ऑपरेशंस का है। क्लॉज नंबर 9 जो है परफॉर्मेंस इवोल्यूएशन का है, और क्लॉज नंबर 10 जो है हमारे पास इम्प्रूवमेंट है। क्लॉज नंबर 6 जो है प्लानिंग है। अच्छा, आपको ये कुछ स्कैटर्ड नजर आ रहे होंगे कि जो क्लॉजेस हैं वो स्कैटर्ड क्यों हैं। तो ये एज पर जो है हमने डेमिंग साइकिल इसको जो है यहाँ पर लिखा है, ठीक है। कि हमारी जो डेमिंग साइकिल है या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का जो साइकिल है, प्लान डू चेक एंड एक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ये सारे क्लॉजेस यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि कुछ क्लॉज जो है, अगर हम देखें तो क्लॉजेस हमारे यहाँ से स्टार्ट होंगे, लीडरशिप से। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए या सिस्टम को बनाने के लिए हमें लीडरशिप चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट यहाँ से क्लॉज नंबर 5 से स्टार्ट होगी, फिर प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद हम प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस की इवोल्यूशन होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमने कुछ जो है चीजें या कुछ एक्शंस लेने होंगे, वो हमारे पास फिर दोबारा प्लानिंग में आ जाएंगे कि किस तरह से एक्शन हमने लेने हैं। और फिर हम दोबारा सपोर्ट के अंदर डालेंगे और ऑपरेशंस में, उसके बाद दोबारा हमारा कंटिन्यूअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसको हम क्लॉज वाइज डिस्कस करते हैं ताकि हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अच्छा देखिए, क्लॉज नंबर 1 जो है इसका ये है सारा स्कोप एंड पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का जो स्कोप बताता है ना, ये वो बता रहा है, ठीक है ना, कि हमारा जो स्टैंडर्ड है उसका स्कोप क्या है। हमारा जो इस वक्त अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम क्यूएमएस डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसओ 9001 2015 को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा स्कोप रहेगा क्वालिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा स्कोप रहेगा। ऐसे ही अगर हम आईएसओ 45001 डिस्कस कर रहे होते तो हमारा जो फोकस होता वो होता ओशा, या जो हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है आईएसओ 45001। या अगर हम 14001 को डिस्कस कर रहे होते तो हमारा स्कोप होता ईएमएस, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, क्लॉज नंबर 2 है, उसके अंदर नैरेटिव्स हैं, डेफिनेशंस आ जाएंगी, नैरेटिव सारे जो है ना, ये सब चीजें क्लॉज नंबर 2 एंड 3 में आ जाएंगी। टर्मिनोलॉजीज जो भी इसके अंदर यूज हुई हैं, जैसे कि क्यूएमएस है। और नैरेटिव रेफरेंसेस की अगर हम बात करें क्लॉज नंबर 2 में, तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो रेफरेंसेस लेता कहाँ से, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं तो वो किस स्टैंडर्ड की बेसिस पे बताई गई हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ओशा स्टैंडर्ड है, आईईसी है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ है। ये सारे हमारे पास क्या हैं, जो हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज हैं, समझ लीजिए, ठीक है। ये हमें स्टैंडर्ड्स देती हैं कि भाई हमारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं या गाइडलाइंस देती हैं हमें कि हमारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। बात चीजों पे आपने प्रोडक्ट्स पे कुछ रेफरेंसेस देखे होंगे, जैसे सी है, आईईसी है, और ओशा के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी की कुछ पीपीज लेने जाते हैं उसके ऊपर, तो ये सारी चीजें होती हैं, स्पेसिफिकेशन देते हैं कि भाई ये गाइडलाइंस एज पर ओशा है, या इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इस प्रोडक्ट की वो एज पर डब्ल्यूएचओ हैं, ओशा हैं, या आईई हैं, या सीई हैं। तो ये सारी क्या है हमारे पास गाइडलाइंस हैं, जो बॉडीज हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। फिर क्लॉज नंबर 3 है हमारे पास, इसके अंदर डेफिनेशंस हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, लाइक टॉप मैनेजमेंट क्या होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एमआर क्या है। एमआर बेसिकली मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल कर रहा होता है या सारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की चीजें देख रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 हमारे पास है जिसमें जो है पूरा पर्टिकुलर एक मैनुअल बनता है या क्वालिटी प्लान बनता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सेटअप डिस्कस किया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, हाँ उसका कोर बिजनेस क्या है, क्या फंक्शंस हैं उसके, उसके सारे फंक्शंस को डिस्कस किया जाता है। बेसिकली ये इस तरह से होता है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई सर्विसिंग इंडस्ट्री है, तो उसको पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया होता है इसके अंदर, उसके सारे फंक्शंस डिफाइन किए गए होते हैं। अगर आप जो है प्रोडक्ट की डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, वो भी इसके अंदर डिफाइंड होगी। या सिर्फ जो है आप प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर करते हो, या सिर्फ प्रोडक्ट की असेंबलिंग करते हो, वो सारी चीजें इसके अंदर डिफाइंड होंगी। या आपकी सर्विसिंग इंडस्ट्री, या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, वो सारी चीजें जो है इसके अंदर डिफाइंड होंगी। आपके क्वालिटी मैनुअल में, क्वालिटी मैनुअल या क्वालिटी प्लान आप उसको कह सकते हैं। ये बेसिकली वॉट डॉक्यूमेंट कहलाता है। अगर हम पैरामिड ऑफ डॉक्यूमेंट्स को देखें तो ये वॉट डॉक्यूमेंट कहलाता है, यानी कि हमारी ये हमें चीजें बताता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है। वो पूरा स्ट्रक्चर जो है हमें बताता है, इससे हमें पता चल सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं क्लॉज नंबर 5, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। अच्छा, लीडरशिप और कमिटमेंट हमारी कहाँ से आती है भाई। लीडरशिप एंड कमिटमेंट हमने जो है शुरू में देखें डिस्कस किया था कि सेंट्रल में हमारे पास एक लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो है एक ब्लॉक था, जिससे हमें पता चलता था कि लीडर जो हमारी मैनेजमेंट है बेसिकली, वो सारे डिसीजंस ले रही थी, वही मॉनिटर कर रही थी हमारे सिस्टम को, वही सारे डिसीजंस ले रही थी। तो अब हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट के कमिटमेंट हमें कहाँ से पता चलेगी, क्वालिटी पॉलिसी, ठीक है। हमारी मैनेजमेंट एक क्वालिटी पॉलिसी बनाएगी जिसमें वो बताएगी कि वो कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशंस है उन पे फोकस करती है, और जो है वो फुली कमिटेड है टू प्रोवाइड गुड या एज पर स्पेसिफिकेशन, जो है हमारी क्लाइंट स्पेसिफिकेशन पर जो है प्रोडक्ट डिलीवर करेगी, और जो है सारे लीगल एंड रेगुलेटरी और स्टेचुरी जो हमारे पास कंप्लाइंस है वो भी फुलफिल करेगी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। फिर हमारे पास ये सारी कस्टमर फोकस की भी बात करेगी, और उसके बाद जो है
हमारी मैनेजमेंट जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करेगी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिफाइन करेगी, ये हमें बताएंगे वही जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, किस बंदे की क्या डिस्क्रिप्शन है, कौन सा जो हमारा डेजिग्नेशन है उसकी क्या डिस्क्रिप्शन होगी। जस्ट लाइक हमने एमआर की बात की थी इससे पहले, एमआर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन मैनेजर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और हमारे पास दूसरे जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये सारी चीजें मैनेजमेंट जो है डिफाइन करेगी, जो कि हमारे पास लीडरशिप एंड कमिटमेंट के क्लॉज में आएगी। ये क्लॉज नंबर 5 है। ठीक है, आप जब डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो क्लॉज नंबर 5 जो आपको फोकस करेगा वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपने बनानी है, इसके अगेंस्ट क्वालिटी पॉलिसी बनानी है। इससे आपका जो क्लॉज नंबर 5 है इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लॉज नंबर 6 के ऊपर। क्लॉज नंबर 6 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये हमें बताता है कि भाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, हमें एक जो है डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें होता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसका जो प्रोसेस है, क्या जो भी उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका प्रोसेस है, उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किन चीजों में वो हम जो है वहां से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और किन चीजों में हमारे पास रिस्क लेवल मौजूद है। वो उन चीजों को, सारी चीजों को एड्रेस करेगी। जैसे कि आपकी यहाँ पे देखिए मौजूद है, ये पूरा एक रजिस्टर बनेगा या एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें हम जो है एक्टिविटीज और डिसीजंस जो हम लेंगे वो सारे यहाँ पर इस कॉलम में आ जाएंगे। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है हमारे प्रोसेस के ऊपर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, उस जो स्पेसिफिक रिस्क है या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर उसकी जो है हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, सिवियरिटी और रिस्क लेवल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिस्क लेवल आ जाएगा। इसको हम टेंजिबल करने के लिए यहाँ पर नंबरिंग देंगे। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा हाई है, मीडियम है, लो है। उसकी बेसिस पर हम कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं या फिर मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है कि अब हमें करना क्या है। हमने अपने प्रोसेस में अगर कोई मेजर फॉल्ट आ रहा है या कोई फ्लॉ आ रहा है तो उसको हमने क्या करना है यहाँ पे एड्रेस करेंगे। तो मैनेजमेंट यहाँ से कंट्रोल मेजर्स लेके डिसीजन लेगी और उसको कम किया जा सकता है, उसको काउंटर किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई लीगल रिक्वायरमेंट है उसकी तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर लीगल रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली हमारे पास सीवियरिटी ज्यादा होगी और रिस्क जो है हमारे पास बड़ा हो जाएगा। तो हाई लेवल का रिस्क होगा, उसको हमने कंट्रोल मेजर्स ही फिर उसके हिसाब से लेने होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल जस्ट लाइक रिस्क असेसमेंट है हमारी, जैसे हम एचएससी में रिस्क असेसमेंट करते हैं इसी तरीके से रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रजिस्टर बनाते हैं हम। ये अभी एक नया क्लॉज है जो कि ISO 9001 2015 में आया है। जो ये अपना नया स्टैंडर्ड आया है, इसका नया वर्जन आया था, उसके अंदर ये चीज इन्होंने इन्वॉल्व की है, इंक्लूड की है, जिससे जो है हमें बहुत सारा फायदा होता है कि हमारे पास, हमें एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क क्या है और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हम इसको और ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो रिस्क लेवल है उनको कैसे काउंटर किया जा सकता है। इसमें इस क्लॉज के अंदर प्लानिंग में हम जो है ऑब्जेक्टिव्स भी बनाते हैं। जब हमारे पास देखें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज से हमने कंट्रोल, यहाँ पे हमें पता चल गया जब हम कंट्रोल मेजर्स लेंगे ना तो कंट्रोल मेजर्स से हमारे पास बनेंगे ऑब्जेक्टिव्स। इन कंट्रोल मेजर्स की बेसिस पे हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव कि हमने जो है ये कंट्रोल मेजर लेना है, अब ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव वो 1 महीने का भी हो सकता है, साल भर का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, अप टू द रिक्वायरमेंट कि हमारे पास जो कंट्रोल मेजर है वो कितना बड़ा है और कितना एक्सपेंसिव है। ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि उनके पास कितनी जो है रिसोर्सेस मौजूद हैं और वो किस तरीके से इसको जो है ऑब्जेक्टिव को कितनी जो ड्यूरेशन है उसके अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव आपके जो है हमेशा जो है स्मार्ट होने चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट प्लान भी बनेगा। जब ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट प्लान बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव आपके स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंडेड होने चाहिए। अदरवाइज आप जो है ऑब्जेक्टिव को मेजर नहीं कर पाएंगे और आप जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गई क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग। अब हम जाते हैं क्लॉज नंबर 8 के ऊपर। क्लॉज नंबर 7 हम आखिर में डिस्कस करेंगे
क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, वो मैं सारी आपको बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे क्लॉज नंबर 6 में एड्रेस होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया क्लॉज नंबर 8, ये है ऑपरेशंस। हाँ, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम पूरा सिस्टम बना रहे होते हैं तो उसमें की जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो होता है ऑपरेशंस। विदाउट ऑपरेशंस आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सर्विसिंग इंडस्ट्री में या प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, ऑपरेशन जो है हमारे पास बैकबोन, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बैकबोन है। विदाउट इट आप जो है कोई चीज प्रोडक्ट जनरेट नहीं कर सकते हैं, सर्विस डिलीवर नहीं कर सकते और प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर सकते डेफिनेटली। तो अब क्या है, हमारे पास डिजाइन एंड डेवलपमेंट है इस क्लॉज के अंदर। अगर आप फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, तो उसमें आपको डिजाइन एंड डेवलपमेंट भी लेके आनी पड़ेगी। जब तक डिजाइन एंड डेवलपमेंट नहीं आएगी आप जो है नई प्रोडक्ट नहीं लेके आ सकते, और नई प्रोडक्ट नहीं ला सकते तो आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है फुलफिल नहीं कर सकते, या कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशंस है उनको फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास इसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट है एंड प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन है। प्रोडक्शन एंड सर्विस डिवीजन क्या करता है, जब आपने डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर ली कि भाई आपने एक प्रोडक्ट बनानी है इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अब स्पेसिफिकेशन आपका क्लाइंट देता है या कस्टमर देता है या फिर आप खुद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास स्पेसिफिकेशंस हैं, अब वो क्लाइंट देगा या आपकी अपनी स्पेसिफिकेशन है, आपकी अपनी स्पेसिफिकेशन आ रही है डिजाइन एंड डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे होती है इसी तरीके से डिजाइन एंड डेवलपमेंट है। फिर आप बनाएंगे प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन का आप एक पूरा प्रोसेस बनाएंगे कि आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, क्या क्या रॉ मटेरियल आपको चाहिए। ठीक है, और जो है आपकी जितनी भी जो रिसोर्सेस आपको रिक्वायर्ड है, मैन पावर है, आपको जो है आपको कोई एक प्लांट चाहिए, प्रोडक्शन प्लांट, जो पूरा आपने प्रोसेस प्लांट बनाना है वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, आपको उसके अंदर और दूसरी चीजें सपोर्टिंग डिपार्टमेंट आपको कौन से चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर एड्रेस करनी पड़ेंगी। प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं क्लॉज नंबर 9 की तरफ। क्लॉज नंबर 9 जो है हमारे पास है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखिए, हमने डेमिंग साइकिल में देखा था कि हमने जो है प्लान किया, हमने एग्जीक्यूट किया, डू, हमने अब चेकिंग की तरफ हम आते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस। अब हमने जो प्रोडक्ट बनाई है या हम जो सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं हम उसकी डेटा एनालिसिस करेंगे। डेटा एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स होते हैं, उसके लिए मैं एक नई टेक्निक, नई जो है वीडियो इंशाल्लाह कभी बनाऊंगा। तो वो हमारे पास 7 स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, जो हमारे पास क्वालिटी टूल्स भी कहलाते हैं, 7 स्टैटिस्टिकल टूल्स। ठीक है, उनको हम डिफरेंट टूल्स हैं उनको अलग से डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। तो उसकी बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं कि हम डेटा एनालिसिस करेंगे। डेटा एनालिसिस से हमारे पास क्या होंगे, कुछ रिजल्ट आएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट जो है उसकी क्या मतलब खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी प्रोडक्शन में, हमारे प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी प्रोडक्ट जो है वो उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है हमें डेटा एनालिसिस से पता चल जाएगी। उसके बाद हम इसको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स में लेके जाएंगे। उसका हमारे पास एक प्रोसीजर बनेगा कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स जो है हमारे पास किस फ्रीक्वेंसी से होंगी, 6 महीने की बेसिस पे होंगी, साल भर की बेसिस पे होंगी या महीने भर की बेसिस पे होंगी। ठीक है, हम इसको लेके जाएंगे डाटा को सारे अपने मैनेजमेंट रिव्यूज में। मैनेजमेंट रिव्यूज में हमारी मैनेजमेंट जो है इसको एनालाइज करेगी और डिसीजंस लेगी, ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी, टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव टारगेट्स देगी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, और ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी कि हमने जो है आगे किस तरीके से इस प्रोडक्ट को हमने और अच्छा करना है, और ये जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं इनको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारे पास परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का क्लॉज हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्लॉज नंबर 10 की जानिब। क्लॉज नंबर 10 है हमारे पास इम्प्रूवमेंट। अब हमारे पास डेटा एनालिसिस देखें हो गया, डेटा एनालिसिस की बेसिस पे हमें अपने गैप्स पता चल गए कि हमारे पास गैप कहाँ कहाँ है। अब उन गैप्स को हमने फुलफिल करना है। अब गैप्स को हम फुलफिल कर सकते हैं भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू। हमने जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी है अपने लोगों की कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट में गैप्स आ रहे हैं वो हमारे जो लोग हैं वो ट्रेन नहीं है, उसकी वजह से आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स करनी है, अपनी इन हाउस ट्रेनिंग्स करवानी है या आउटसोर्स करना है ट्रेनिंग्स को। तो हमने वहाँ पे अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेन करना है। फिर हमारे अगर हमें पता चलता है डेटा एनालिसिस के थ्रू कि हमारी जो मशीनरी है या प्रोसेस जो है उसके अंदर फॉल्ट्स हैं,
तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को इन्हांस करेंगे, प्रोसेस को जो है हम इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी मशीनरी जो है उसको चेंज करेंगे, नई मशीनरी लेके आएंगे या फिर उसी मशीनरी में कोई डेवलपमेंट लेके आएंगे, ठीक है, उसको जो है चेंज करेंगे। रॉ मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डाटा एनालिसिस से अगर हमें पता चलता है कि भाई रॉ मटेरियल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने रॉ मटेरियल को एनालाइज करना है, हमने रॉ मटेरियल चेंज करना है, रॉ मटेरियल में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, दूसरा रॉ मटेरियल लेके आना है उसकी जगह, या हमारा जो प्रोसेस है या मशीनरी है वो इस रॉ मटेरियल से कंपैटिबल नहीं था, तो हमने उसको चेंज करना है, या तो प्रोसेस को चेंज करना है या फिर रॉ मटेरियल को चेंज करना है। तो ये सारी चीजें, ये तीन चीजें हमें क्या करेंगी, ये हमारे प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगी। तो हमने एक प्रोसीजर बनाना है जो कि होगा इम्प्रूवमेंट के नाम से, और उसमें ये सारी चीजें एड्रेस होंगी। उसमें आपने जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिस्कस करनी है, अच्छा, ठीक है, और जो है हमने मशीनरी जो है आपकी प्रोसेस है उसकी इन्हांसमेंट डिस्कस करनी है, रॉ मटेरियल की इन्हांसमेंट वगैरह ये सब चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। अब जो है आपको जो है इसके सेपरेटली प्रोसीजर्स बनेंगे, वो इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है ना, डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, फिर आपके पास सर्विस प्रोविजन है, तो ये सारे सब अलग अलग या सेपरेट जो है इसके प्रोसीजर्स बनते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बनता है, प्रोसेस मेजरमेंट का बनता है, ये सारे हम प्रोसीजर जो है फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट क्लॉज रह गया था वो था हमारे पास सपोर्ट एंड ऑपरेशन। सपोर्ट एंड ऑपरेशन में हमारे पास जो है देखें, प्रोसीजर्स, सारे प्रोसीजर्स या एसओपीज हैं या एकॉप्स आप उसको कह लें, ये सारे हम डिस्कस करते हैं कि हमें आईएसओ 9001 की सर्टिफिकेशन लेने के लिए हमें ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रोसीजर्स हैं या एसओपीज हैं ये हमें बनाने हैं। ये सारे जो एसओपीज हैं ये आएंगे हमारे पास सपोर्ट एंड ऑपरेशन के क्लॉज में, जो कि क्लॉज नंबर 7 है, ठीक है। इससे पहले जितने हमने सब चीजें डिस्कस की उनके सेपरेट क्लॉजेस मौजूद थे, जैसे 7 क्लॉज मौजूद था इम्प्रूवमेंट का, डिजाइन जो 8 क्लॉज था वो डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए था, 7 क्लॉज जो है इम्प्रूवमेंट के लिए था जिसमें हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह डिस्कस कर रहे थे। उनके अलग प्रोसीजर बन जाएंगे और हमारे पास एसओपीज और दूसरे प्रोसीजर क्लॉज नंबर 7 के बनेंगे, वो बनेंगे हमारे पास जो अपना सपोर्ट एंड ऑपरेशंस के। सपोर्ट एंड ऑपरेशंस के देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट कंट्रोल का एक प्रोसीजर बनेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट कंट्रोल होना चाहिए, उसका कंट्रोल नंबर हम देंगे उसके अंदर। इंटरनल ऑडिट्स हैं उसका एक प्रोसीजर बनेगा, उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह डिफाइंड होगी। मैनेजमेंट एंड नॉन कंप्लायंस का होगा कि हमारे पास जो हमारी नॉन कंप्लाइंस आ रही हैं प्रोसेस के अंदर, या फिर हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके अंदर कोई भी नॉन कंप्लाइंस आती है या जिसको हम कहते हैं नॉन कंफर्मिटी आती है, उसको हमने किस तरीके से एड्रेस करना है। फिर मैनेजमेंट रिव्यू का एक प्रोसीजर बनेगा, प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन का एक प्रोसीजर बनेगा जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज क्या प्रोडक्ट बनाती है और उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेस फॉर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का एक प्रोसीजर बनता है। लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स का एक प्रोसीजर बनेगा कि हमारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं हम पर जो एप्लीकेबल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे सारी, और उनको हमने किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करवाना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक जो है प्रोसीजर बनेगा जिसमें जो है हम कस्टमर की जो है फीडबैक्स वगैरह लेंगे, वो सारा एक प्रोसीजर बन जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बनेगा। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का एक प्रोसीजर बन जाता है हमारे पास, जिसमें हमने अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या वेंडर्स हैं, अगर आप जो है सप्लायर्स हैं आपके सारे, उन सब का उसका एक प्रोसीजर बनेगा, उन सबको इसमें डिस्कस करना होगा, उनकी परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होगी, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का हमारा एक प्रोसीजर बनेगा, जब हमारे पास जो है जितने भी हमारे पास डाटा आता है एनालाइज करने के बाद अपने प्रोसेस से और प्रोडक्ट से, उसको हम एनालाइज करेंगे, उसके लिए हमें एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो है हम डिजाइन एंड डेवलपमेंट का एक प्रोसीजर बनाएंगे जिसमें जो है हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि हमने जो है अपनी प्रोडक्ट में नई इम्प्रूवमेंट या नई चीजें कैसे लेके आनी है, ठीक है। अब इन सब चीजों के अंदर देखें, इसके साथ जो है सारे एसओपीज बन गए ये सारे। अब इन एसओपीज के साथ जो है इनके फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड्स होंगे, जितने भी फॉर्म्स होते हैं, लाइक आपका इंटरनल ऑडिट है उसके अंदर आपका नॉन कंफर्मिटी फॉर्म भी होगा, उसके अंदर आपका ऑडिट प्लान भी होगा, सारी चीजें इसके अंदर होंगी। आपके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, उसके अंदर आपके पास ट्रेनिंग इवोल्यूशन होगी, ट्रेनिंग असेसमेंट होगी, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होगी, ये सारे हमारे पास क्या है फॉर्म्स कहलाते हैं। फिर इनकी जो है क्या होगी, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज चाहिए आपको,
जिसमें आपको जो है मैन पावर भी हायर करनी पड़ेगी और जो है उनकी प्रॉपर जो है इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों की प्रोसेस जो है आपको मेजर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लॉज़ नंबर 7 के अंदर आ रही हैं। ठीक है? अच्छा जी, ठीक है। अब हमारी ये देखें आईएसओ 9001, उम्मीद है आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा कि आईएसओ 9001 है क्या और इसकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या-क्या है। ठीक है? इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है हम फर्दर जो अपने प्रोसीजर वाइज़ या क्लॉज़ वाइज़ जो है इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। एक नई वीडियो बनाएँगे उसके लिए, उसमें जो है सारे प्रोसीजर्स डिस्कस करेंगे सेपरेटली कि किस प्रोसीजर में क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या क्या-क्या रिकॉर्ड्स और फॉर्म्स उस प्रोसीजर के लिए चाहिए होते हैं। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। से स्टे स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर हमारा चैनल जो है आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।